हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल प्रोस्पेक्टिव चैनल। मैं जिज्ञासा कोठारी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 13 के बारे में देखा था, उसके दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से देख लिया था। इस वीडियो में बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो कितने पार्ट में वैसे डिवाइड किया हुआ है। हम देखते हैं उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है राइट टू इक्विटी, जो हमारा जो आर्टिकल 14 से 18 में आता है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 14 और 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट जो हमारा है 29 एंड 30। और लास्ट एंड फाइनल आ जाता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 से 35। ये जो हमारा रेमेडीज का पार्ट है, ये रेमेडीज इन सभी के लिए हमें रेमेडी मिलती है जो हमें 5 रीट में मिलेगी। तो उस जो 5 रीट से जो रेमेडीज मिलती है, मतलब हमारा सांविधिक उपचारों की बात की हमने इसके अंदर, तो हमारा आता है आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक। तो ये सब हमने देख लिया हमारे फंडामेंटल राइट को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब हम इसको एक टू एक बराबर से पढ़ते रहेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं राइट टू इक्विटी के बारे में, कि राइट टू इक्विटी जो हमारा 14 से 18 है, और हमारा वीडियो भी आर्टिकल 14 के ऊपर है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 जो हमारा है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। राइट टू इक्वलिटी मतलब सभी व्यक्ति राज्य के अंदर जो भी विधि है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा, और साथ में सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे। किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी लॉ में उन सबका डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो युक्त तरीके से ही किया जाएगा। अयुक्त तरीके से उनका डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड माना जाता है। ठीक है, तो राज्य कैसा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, वो सब 15, 16, 17, 18 में बताया जा रहा है। ये हमें एक तरह का सिद्धांत देता है। अब हम बात करते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूओआई, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इस केस के अंदर ये था कि इसमें हमारे जो आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वलिटी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आधारभूत ढांचा माना गया था, कि ये एक तरह का हमारा सिद्धांत है जो हमारे फंडामेंटल राइट का आधारभूत ढांचा माना जाएगा। तो ये इस केस के अंदर बताया गया था। बात करते हैं प्रोफेसर एवी डाइसी ने ये बताया था कि विधि एक शासक के रूप में, मतलब कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, विधि एक शासन है, सभी को उसके रूप से ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी बुक दी थी इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक के अंदर इन्होंने ये बोला था कि विधि एक शासन के रूप में है, विधि से ऊपर कोई नहीं है, सभी उसी के अंदर होंगे और कोई उसके ऊपर नहीं जाएगा। विधि के समक्ष समता भी प्रोफेसर डाइसी ने ही हमें दी थी। एक और एक पार्ट आता है, अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग में एक ये बात कही थी कि राष्ट्र एक स्वतंत्रता, मतलब 2 वर्ड थे, एक तो था स्वतंत्रता और दूसरा है हमारा समता। इन दोनों ही वर्ड के अंदर बात की गई थी कि ये बोला कि राष्ट्र एक नया राष्ट्र है, ये जो बन रहा है वो एक तरह का नया राष्ट्र है, जो कि सिर्फ कहाँ से बना है, वो एक स्वतंत्रता से बना हुआ राष्ट्र है, और उसके अंदर हमारा जो लॉ है वो सबसे मेजर माना जाएगा, और वो सभी लोग उसके अंदर माने जाएंगे, और किसी को भी किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 14 में जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बोला है कि राज्य भारत के भीतर रहने वाले या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, उन्हें ये दोनों ही राइट प्रदान करेगा। ठीक है, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं कि सबसे पहला है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण। ऐसे ये दोनों ही सेम लगेंगे, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस हमें दिखता है। विधि के समक्ष समता क्या कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की है, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये बात आती है कि विधि के सामने सभी व्यक्ति समान रूप से रहेंगे, किसी भी प्रकार का ऊपर नीचे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि एक बनी हुई है, इसके सामने चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, वो सारे के सारे व्यक्ति उसके लिए समान रूप से रहेंगे। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ ये लिया गया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रोफेसर डाइसी ने हमें विधि को एक शासन के रूप में माना है, कि विधि एक तरह का शासन है। जैसे इसको शासन के रूप में माना है कि विधि एक तरह का शासन है, मतलब सभी व्यक्ति विधि के नीचे रहेंगे,
कोई भी विधि के ऊपर नहीं जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। सभी व्यक्ति विधि के नीचे ही मानेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये प्रोफेसर डाइसी ने भी अपनी बुक के अंदर लिखा था। तो ये एक तरह का नेगेटिव एस्पेक्ट भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि कोई भी विधि के ऊपर नहीं जाएगा, और ये एक तरह का नकारात्मक प्रभाव हमें बताता है। रघुवीर सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य के अंदर भी हमारा एक केस हुआ था, जिसके अंदर ये बोला था कि राज्य से ये हमें अपेक्षा की जा रही थी कि पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति है, उनके ऊपर जो अमानवीय व्यवहार किए जा रहे हैं, उससे संरक्षण प्रदान किया जाए, ताकि सभी मानवों में या सभी सारे समुदाय के अंदर विधि को एक शासन के रूप में देखा जाए और विधि को सर्वोपरि रखा जाए। अब हम बात करते हैं विधि के समान संरक्षण की, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब ये बात की गई कि अगर जो व्यक्ति समान परिस्थितियों में है, उन सभी पे समान तरह की विधि लागू होगी, मतलब एक तरह की विधि लागू की जाएगी। ये नहीं कि उस समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों पर भी कुछ पे कोई डिफरेंस हो, कुछ पे कोई डिफरेंस हो, सभी पे एक ही तरह की विधि को लागू किया जाएगा। यही बोलता है विधि के समान संरक्षण, मतलब सभी को समान संरक्षण प्राप्त होगा। अगर समान विधि लागू नहीं की, तो ये सीधा के सीधा इससे ही कंसिस्ट नहीं करेगा, और हमारा जो आर्टिकल 14 है वो ही रूल लागू नहीं किया जाएगा। तो ये एक तरह का सिद्धांत है जो ये कहता है कि समान परिस्थितियों वाले जो लोग हैं उन पे सेम ही लॉ लागू किया जाएगा। ये लिया गया है हमारे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो एक तरह का पॉजिटिव एस्पेक्ट देते हैं। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और साथ में पॉजिटिव इसलिए क्योंकि सेम लोगों पर सेम तरह की लॉ को लागू करने के लिए बात की जा रही है। तो ये बात करते, एक और हम बात करते हैं कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के अंदर जो उसका आर्टिकल 7 है, उसके अंदर भी यही कहा है कि सभी मानवों को विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण से कोई भी वंचित नहीं करेगा, मतलब राज्य वंचित नहीं करेगा। तो यही बात थी हमारे आर्टिकल 14 के अंदर। आर्टिकल 14 के हम कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। इसके एक्सेप्शन में आर्टिकल 361, ये हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, अगर हमारा राष्ट्रपति और राज्यपाल यदि उनकी शक्तियों में या अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य करता है, तो वो कभी भी न्यायालय के प्रति या न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पे किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी। 3 के अंदर ये बात आती है कि अगर उन्हें गिरफ्तारी के लिए कोई भी आदेशिका जारी नहीं की जाएगी राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। और चौथे में आता है कि उनके पद ग्रहण करने से पहले या बाद में किसी व्यक्ति का कोई कार्य किया गया जिसपे सिविल कार्रवाई चलनी है, तो वो कार्रवाई रोक दी जाएगी और बाद में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये चारों के चारों इसका एक अपवाद है। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 361 ए की। इसके अंदर ये बोला है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे संसद के सदन के या फिर हमारे राज्य के विधानमंडल के किसी भी कार्य के अंदर जो सही विवरण है, जो समाचार पत्र में छपे हुए हैं, जो सही विवरण पे कोई कार्रवाई चल रही है, तो उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यदि जब तक ये न पता चल जाए कि वो समाचार पत्र कोई विद्वेषपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसी को राजनयिक डिसेंशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विधि के शासक और राजदूतों को दंडिक कार्रवाई और सिविल कार्रवाई के लिए डिसेंशन प्राप्त होता है। जो आर्टिकल 105 एंड 194 की बात करते हैं कि संसद के सदन में और हमारे राज्य की विधानसभाओं में सदस्य द्वारा जो बातें कही जाती है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम बात करते हैं आर्टिकल 31C की। ये सीधी सी लाइन ये बोलता है कि कुछ विधियों को आर्टिकल 14 के अंदर सम्मिलित नहीं किया गया है। ये है हमारे अपवादों की बात की गई कि किन किन में हम लोग, ये हमारे जो एक्सेप्शन थे वो आर्टिकल 14 के थे। अच्छा, मैंने एक और बात बोली थी कि अगर कोई हमारी जो राज्य है वो किसी युक्त बेस के आधारों पर वो डिस्क्रिमिनेट अच्छे से कर सकती है, तो वो कौन कौन से हैं वो हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको ये आर्टिकल 14 समझ में आ गया हो। अगर आप ये कोई वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।